हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी क्लास 9th की एनसीईआरटी भूगोल का चैप्टर 2। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले हम अपनी लास्ट क्लास के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, जैसा कि हम हर बार देखते हैं। और आप लोग कुछ लोग हैं जो कंटिन्यू आंसर भी देते हैं, तो अच्छी बात है, आप दीजिए। अगर इजी क्वेश्चन भी है तो भी दीजिए कि आपका रिवाइज आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और अगर हार्ड भी है तो भी कोशिश कीजिए कि दीजिए, पर आंसर जरूर दीजिए। चलिए, हमारा क्वेश्चन था कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर है उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हमारे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो भारत है हमारा, वो भी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है, जहाँ पर जो भूमि है, भारत की जो भूमि है वो बहुत अधिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, भौतिक विभिन्नताओं को। कहीं पर्वत है तो कहीं मैदान है, कहीं पठार है तो कहीं कह सकते हैं आप मरुस्थल है। इस प्रकार से हमारे भारत की भू आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। जो मुख्य भौगोलिक वितरण है, भारत की भूमि का जो वितरण किया गया है वो कुछ इस प्रकार है, उस पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, इन भागों में भारत की भौगोलिक स्थिति को बांटा गया है, उसका वितरण किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले हिमालय पर्वत के बारे में। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्लास 6 के एनसीईआरटी में कि वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप पहले से जान चुके हैं। आगे बात कर लेते हैं। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। आगे बात कर लेते हैं इसकी लंबाई के बारे में। तो यह 2400 किलोमीटर तक लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी जो चौड़ाई है, कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर देखने को मिलती है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय श्रृंखलाओं के बीच बहुत सी घाटियां भी पाई जाती हैं। आगे देख लेते हैं, हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर भी हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी। ये कुछ जो है ऊंचे शिखर हैं, जो महत्वपूर्ण शिखर हैं हिमालय के। ठीक है, चलिए जैसे नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा, बरुआ, गुरुला, इनकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये सब कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको ये इनकी जो ये शिखर हैं उनकी लोकेशन, जैसे ये तो देश के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, ये तो देश के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन आपको फिर भी एग्जैक्ट जो है वो लोकेशन बतानी है और देखनी है। अगर बताएंगे भी नहीं तो आपको मैप में ज़रूर देखना है कि जैसे नंदा देवी है वो उत्तराखंड में पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनकी लोकेशन बतानी है राज्यों के हिसाब से। चलिए बात कर लेते हैं। हिमाचल के दक्षिण में स्थित जो श्रृंखला है वो सबसे अधिक असम एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार जो श्रृंखला है वो महान हिमालय श्रृंखला में भी महत्वपूर्ण है। हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसको क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है, जिसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर की है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच की स्थित लंबवत घाटी को, जिन्हें दून भी कहा जाता है, और कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। चलिए एक बार हम पीर पंजाल श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला और धौलाधार को एक बार नज़र में देख लेते हैं मैप में, क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को मैप में देखते हैं तो उसकी लोकेशन हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। हमें पता रहता है कि हाँ हमने ये देखा था मैप में, उसकी लोकेशन ये है। और क्या होता है कि इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि क्रमानुसार लगाएं। लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी को उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, इस तरीके से लगाने के लिए क्वेश्चन आते भी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए काराकोरम है, यहाँ पे लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है, और यहाँ पे आपको ये शिवालिक श्रेणी देखने को मिलेगी।
और ये पूरा ही हिमालय का पर्वत है। यहाँ पे आपको मकालू देखने को मिलेगा। यहाँ पे है माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, सबसे ऊंचा जो चोटी है। यहाँ पे आपको नंदा देवी देखने को मिलेगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब यहाँ पे आपको जो भी मैंने अभी पढ़ाया है, शिखर पढ़ाए हैं, वो सब आपको यहाँ देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा मैप को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम उत्तरी मैदान के बारे में। तो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित जो माजुली है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। और उत्तरी मैदान को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, रावी, व्यास, सतलुज हिमालय से निकलती है। और गंगा के मैदान का विस्तार घाघर तथा यहाँ की नदियों के बीच का है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग जो है वो पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। ठीक है, आगे बात करें। उत्तरी मैदान भारत के राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। एक बार हम इसको मैप में भी देख लेते हैं उत्तरी मैदान को। ठीक है, चलिए देखिए, ये है आपका उत्तरी मैदान, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैं एक बार मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए आपका ये उत्तरी मैदान आता है। ठीक है, तो इस उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः हम कहें तो उच्चावचों के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। और इन विस्तृत मैदानों की जो भौगोलिक आकृति है उसमें भी विविधता देखने को मिलती है। आकृति जो है उनमें भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में बांटा जाता है। बात करें इन 4 भागों की तो नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या जाना जाता है? भाबर के नाम से जाना जाता है। और इन पट्टी के दक्षिण में सरिताएं मतलब नदियां जो हैं वो पुनः आती हैं और तथा नम दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं जिन्हें तराई कहा जाता है। तो इस प्रकार से उत्तरी मैदान को बांटा गया है। और भी देखें तो उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम पुराना जो भाग है, इसका जो सबसे पुराना भाग है वो किससे बना है? जलोढ़ मिट्टी से बना है। ठीक है, और ये नदियाँ बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होती हैं। आप सभी को पता है कि जलोढ़, भांगर और खादर जलोढ़ के 2 प्रकार हैं, जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और यह बहुत उपजाऊ है, जो उत्तरी मैदान है बहुत उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रायद्वीप के पठार के बारे में। तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा प्रायद्वीपीय पठार, लिख भी रहा है यहाँ पे। ठीक है, दक्कन का पठार आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ इस मैप में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। मैं ओरली आपको सब कुछ समझाती रहूँगी। ठीक है, आप मैप भी बीच बीच में देखते रहना। चलिए बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल होता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस प्रकार का जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों का बना होता है, ये गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। इस पठारी भाग में जो है छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग भी हैं, जिनको देख लेते हैं। मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में नर्मदा नदी के, यहाँ पे हम देख लेते हैं नर्मदा नदी को। देखिएगा कहाँ पे है नर्मदा नदी, ये देखिए आपको देखने को मिल रही होगी। एक सेकंड में मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नर्मदा नदी के उत्तर में, ठीक है, उत्तर क्या होता है? उत्तर ये वाली दिशा है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में आपको मध्य उच्च भूमि, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है।
उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। सिंपल सी बात में बोले तो यही बात है कि जो नर्मदा की उत्तर वाला भाग है इसको मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। वहीं विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। यहाँ पे विंध्य श्रेणी है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे मालवा का पठार भी आपको देखने को मिल रहा होगा। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा यहाँ देखिए, ठीक है। विंध्य श्रेणी भी आपको देखने को मिल रही है, सतपुड़ा भी आपको देखने को मिल रही है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि विंध्य सतपुड़ा दक्षिण में इनको क्रम अनुसार लगाएं। अरावली हो गया, सतपुड़ा श्रृंखला होगी, विंध्य श्रृंखला होगी, इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर लगाएं। तो विंध्य श्रृंखला दक्षिण में, विंध्य श्रृंखला के दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में इसके अरावली है, ठीक है। आपको ऊपर देखने को मिल रही होगी। एक बार और मार्क करके समझा देती हूँ मैं आपको, थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे आपको अरावली देखने को मिल रही है, बीच में विंध्य है और ये नीचे इसके सतपुड़ा है। तो ये जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है इसको सतपुड़ा, दक्षिण से सतपुड़ा श्रृंखला घेरती है और उत्तर पश्चिम से इसको अरावली पर्वत श्रृंखला इसको घेरे रखती है, ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में ये कहना चाह रहे हैं। आगे बात करें तो मैं आपको बता दूं, पश्चिम में ये धीरे धीरे जो है अरावली जो है राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां जो आप देखने को मिलेंगी वो है चंबल, बेतवा, केन। दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं और इस प्रकार जो ये है चंबल, सिंध और बेतवा हैं, ये केन है, ये कैसे बहती हैं? उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, अर्थात यहाँ से ऐसे बहती हैं, उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, इसके बारे में और बात कर लेते हैं। इस प्रकार ये जो क्षेत्र हैं प्रायद्वीपीय पठार के, ये जो क्षेत्र हैं वो ढाल को दर्शाते हैं। जब आपको सिंपल सी बात बताऊं तो जिस तरफ नदियाँ बहती हैं ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ऊंचा स्थान है और यहाँ पे नीचा स्थान है, ठीक है। नदी बहती ही नीचे नीचाई को है, आपको सभी को पता हो, जो फ्लो करती है तो वो ढाल पे करती है। तो जो पश्चिम क्षेत्र है वो तो ऊंचा है, लेकिन जो पूर्वी है वो नीचा क्षेत्र है। तो यहाँ से नदियाँ यहाँ जाती हैं, आपको सबको पता होगा। यहाँ से गोदावरी है और भी नदियाँ हैं, महानदी है, सब इधर डेल्टा क्यों बनाती? क्योंकि ये बह के इधर जो है नीचा क्षेत्र है, इतना ऊंचा नहीं है कंपेयर टू पश्चिमी घाट, ठीक है। तो इसलिए सारी नदियाँ जो हैं मोस्टली बंगाल की खाड़ी की तरफ फ्लो करती हैं। नर्मदा, तापी हैं और माही नदी है जो अरब सागर की ओर फ्लो करती हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस पठार के पूर्वी विस्तार को, इस पठार के बारे में और बात करें, इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसकी ओर पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा जो छोटा पठार है उसको ये दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। यह एक भ्रंश के द्वारा जो पूर्व का एरिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा तथा पूर्व की ओर कम ढाल वाला है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसके कारण जो नदियों का फ्लो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिससे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी आंगलोंग पठार तथा उत्तर का चार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया था और पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जैंतिया हैं जो मेघालय में देखने को मिलती हैं। इसको भी आप मैप में देख लीजिएगा, एक बार मार्क कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए, तो इनको भी आप ध्यान दीजिएगा। गारो, खासी, जैंतिया एक क्रम से है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से है, गारो, खासी, जैंतिया। तो इसको आप इसी तरह याद रखेंगे, ये नहीं कि खासी, जैंतिया, गारो करके याद कर लेंगे, नहीं, आपको गारो, खासी, जैंतिया क्रम अनुसार याद करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हाँ जी, आ जाइए अपने वापस से। दक्षिण के पठार के पूर्वी भाग में पश्चिमी सिरे पर क्रम से पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट
पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, अर्थात ये जो हमारा भारत का ये आपको देखने को मिलता है, ये कौन सा भाग है, ये पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग है। इनके बारे में, इन घाट है, इनके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। इन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की अपेक्षा ज़्यादा है, अर्थात तभी यहाँ से नदियाँ फ्लो करके इधर डेल्टा बनाती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, सिंपल सा ये फंडा था। बात कर लेते हैं, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। ठीक है, ये आप यहाँ पे एक ड्रॉ कर लीजिए, उत्तर से, अर्थात यहाँ पे इतना ऊंचा पर्वत है तो यहाँ पे और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा ऐसे बढ़ता जाता है। ये पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है। तो इस भाग का जो पश्चिमी घाट है उसके जो ऊंचे शिखर हैं, जैसे अनाईमुड़ी जो 2695 मीटर है, वहीं डोडा बेटा जो 2633 मीटर ऊंचा है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो शिखर है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर यहाँ पे है, वो है महेंद्रगिरी जो 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय तथा जावेरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है। शिवराय और जावेरी पूर्वी घाट की हैं या पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, और इनको एक बार ऐसे भी आया है और एक बार ऐसे भी आया है कि क्रमानुसार लगाएं इनको। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम स्किप कर देते हैं और हम स्टैंडर्ड बुक उठा के पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी पे हम ध्यान नहीं देते। चाहे आपके लिए कोई कितना ही अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हो, लेकिन आपके जो दिमाग में वही फिट हो रखा है कि भाई स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, बड़े बड़े कोचिंग्स देखो, लेकिन एनसीईआरटी ही नींव है यूपीएससी लबासना पहुंचने की। आपको इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और आपको ये एनसीईआरटी क्लास ज़रूर लेनी चाहिए, आप ही के भले के लिए है, आप ही की प्रॉफिट है इसमें। बात कर लेते हैं आगे। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। और काली मिट्टी किसकी खेती के लिए अच्छी है? कपास की खेती के लिए। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको याद में होना चाहिए। बात कर लेते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको अरावली ये देखने को मिल रही है, अरावली श्रेणी यहाँ पे देखिए, और ये भारतीय मरुस्थल थार का मरुस्थल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये इसके पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में स्थित है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं देखने को मिलती हैं, अर्थात नदियां देखने को मिलती हैं। उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं और पर्याप्त जल न मिलने के कारण समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी देखने को हमें मिलती है। बात कर लेते हैं तटीय मैदानों के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे तटीय पट्टियों का विस्तार है, ठीक है। किसका विस्तार है? तटीय पट्टियों का। तारांकित तटीय पट्टियों का विस्तार है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में से उत्तरी इसको सरकार भी कहा जाता है। आगे बात करें, दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। वहीं बड़ी जो नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, इस तट पर विशाल डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। ये बात हो रही है इस वाले क्षेत्र की, यहीं पे डेल्टा बनाती हैं ना ये सब नदियाँ, महानदी है ना, कावेरी, गोदावरी, तो ये कहाँ पे बनाती हैं? इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। चिल्का झील के बारे में बात करें तो पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, अर्थात यहाँ महानदी का डेल्टा है, यहाँ पे महानदी का डेल्टा है, तो इसके दक्षिण में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप समूह, यहाँ चाहिए केरल आपका, यहाँ इसके पास यहाँ पे लक्षद्वीप समूह आपको देखने को मिलेंगे, जो छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं। यहाँ पे पिटली द्वीप एक ऐसा द्वीप है जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं प्रवाल के बारे में, एक छोटी सी बात कर लेते हैं। हम
डिलाइट आईएएस के ग्रुप में इस पर क्वेश्चन भी डाला था, जिस पे थोड़ा डिस्कशन भी हुआ था। तो परवाल पॉलिप्स कम समय, परवाल पॉलिप्स ही होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है पॉलिप्स। परवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं, और इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। परवाल स्राव एवं परवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित हो जाती हैं। इस प्रकार से ये इकट्ठे हो के जब ये मर जाते हैं, डेड परवाल शेल जो होती हैं, कुछ जीवित भी होती हैं, डेड नीचे बैठ जाती हैं, और जो जीवित शेल होते हैं, परवाल होते हैं, उनके ऊपर ऐसे ढेर लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, तटीय रूप ले लेता है, टीला बन जाता है एक। आप सोचिए किसी एक जगह आप मिट्टी डालते जा रहे हैं, तो वो एक टाइम पे क्या होगा, वो एक टीला ही बन जाएगा ना। तो इसी प्रकार से ये परवाल अपना टीला बना लेते हैं। इन्हें मुख्यतः तीन प्रकार के, ये जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: परवाल रोधिका, तटीय परवाल भित्ति तथा परवाल बलीय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है, परवाल रोधिका का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। वहीं परवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्शू आकार वाले रोधिका होते हैं। अर्थात ये बात करें, अगर यहाँ पे तट है, मानिए यहाँ पे आपको ज़मीन है, यहाँ पे समुद्र है, ठीक है, कुछ यहाँ पे तट के यहाँ पे साइड साइड में भी परवाल भित्तियाँ जो हैं वो इकट्ठी होती जाती हैं, कुछ समुद्र के बीच में हो रही हैं, ठीक है, तो ये द्वीप बना लेती हैं। तो इस प्रकार से इसका डिवीज़न किया गया है, ठीक है, यही था इसका कहने का अर्थ। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में, जो आज का हम क्वेश्चन देंगे। चलिए, इस क्लास का क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दे दूंगी, ठीक है, वो रह गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करिए डिलाइट आईएएस, जहाँ पे आपको डेली क्विज और इस वीडियो की पीडीएफ भी देखने को मिलेगी। और डिलाइट आईएएस यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बिना किसी स्वार्थ के आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा है। सर इकोनॉमी की क्लास भी आपके लिए लेके आए हैं। 36 मंथ का करंट अफेयर है जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वहीं आप जो है वो मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन करें, ठीक है। और इस जो डिलाइट आईएएस है वो आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है, तो आप लोग फ़ायदा उठाएं और बचना चाहें, अपना आईएएस का ड्रीम अचीव करें। और हिंदी मीडियम बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, सो प्लीज़ ज्वाइन करें, टेलीग्राम भी ज्वाइन करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।